हेलो बच्चों, आज हम प्रजनन की प्रावस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनके डायग्राम और इनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। और आज हम प्रजनन की जो प्रावस्थाएं हैं, प्रजनन की प्रावस्थाएं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो प्रजनन है उसकी प्रावस्थाओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन। देखिए, आपको पता है कि नर जो होता है उसमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है नर में प्राथमिक लैंगिक अंग, नर में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो वृषण होते हैं। क्या होता है बेटा? वृषण। और मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो अंडाशय होते हैं। वो क्या होते हैं? अंडाशय। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण और मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो अंडाशय होते हैं। वृषण से शुक्राणु निर्माण होता है। वृषण से किसका निर्माण होता है बेटा? शुक्राणु निर्माण। और अंडाशय से अंडाणु निर्माण होता है। वृषण से शुक्राणु निर्माण होता है और अंडाशय से अंडाणु निर्माण होता है। वृषण से शुक्राणु निर्माण और अंडाशय से अंडाणु निर्माण, अर्थात वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण से जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया हो रही है वो कहलाती है शुक्रजनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन। और अंडाशय में जो हो रही है वो कहलाती है अंडजनन। क्या कहलाती है? अंडजनन। और शुक्रजनन, अंडजनन, अर्थात यहाँ पर शुक्राणु निर्माण हो गया और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? अंडाणु निर्माण। ये शुक्राणु निर्माण हुआ है, ये बना आपका नर युग्मक। अंडाणु निर्माण हुआ है तो ये कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है आपकी, ये पूरी, ये कहलाती है आपकी युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। क्या कहलाती है बेटा? युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण और मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो अंडाशय। वृषणों में शुक्राणु निर्माण, नर युग्मक का निर्माण होता है और अंडाशय में अंडाणु निर्माण अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब ये नर और मादा युग्मक, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहे तो निषेचन होता है। क्या होता है इन दोनों में? निषेचन। निषेचन को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? युग्मनज, जाइगोट। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। हो गया युग्मनज का। आगे देखो, युग्मनज में बहुत सारे विभाजन होते हैं।
बहुत सारे क्या होते हैं, विभाजन। युग्मज में बहुत सारे विभाजन होते हैं और इन विभाजनों को बोलते हैं विदलन, क्लीवेज। विदलन या क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। तो ये जो युग्मज होता है इसमें बहुत सारे विभाजन होते हैं और विभाजन के फलस्वरूप जब 16 कोशिकाओं की संरचना जो बन जाती है उस 16 कोशिकाओं की संरचना को बोलते हैं मरूला। क्या बोलते हैं, मरूला, जिसको मरूलेशन कहते हैं। युग्मज में विभाजन होते हैं, विभाजन के फलस्वरूप मरूला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मरूला। तूतक, मरूला को बोलते हैं तूतक। यहाँ मैं लिख रहा हूँ तूतक का निर्माण होता है, अर्थात मरूला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मरूला का। ये प्रक्रिया कहलाती है मरूलेशन। क्या कहलाती है ये, मरूलेशन। तो हम कह सकते हैं जब युग्मज में जब लगातार विभाजन होता है तो तूतक का निर्माण होता है। तूतक का जब निर्माण होता है तो ये 16 कोष की अवस्था होती है। कितने कोष की है, 16 कोष की अवस्था। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मरूलेशन। मरूलेशन, मरूला का निर्माण होता है। इसके बाद होता है आपका ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टूला का निर्माण या कोरक का निर्माण होता है। ब्लास्टूला का निर्माण या कह सकते हैं कोरक का निर्माण होता है। ठीक है, जो ब्लास्टूला है, ब्लास्टोसील है, कोरक का निर्माण या ब्लास्टूला का निर्माण होता है। और ये जो पूरी ब्लास्टूला अवस्था है या कह सकते हैं हम जो कोरक अवस्था है, वो जो निर्माण होता है कोरक का, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम कोरक भवन। कौन सा भवन है, कोरक भवन। इसको तूतक भवन बोलते हैं क्योंकि तूतक के निर्माण की प्रक्रिया है, मरूलेशन कहते हैं इसको। एक बार फिर से, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होते हैं। वृषणों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है और अंडाशयों में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, अर्थात शुक्र जनन, अंड जनन। तो ये प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। उसके बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, और निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली जो संरचना है उसको कहते हैं युग्मज, जाइगोट। युग्मज में लगातार विभाजन होते हैं और विदलन की प्रक्रिया होती है। विभाजन का मतलब है विदलन की प्रक्रिया होती है। और जब 16 कोष की अवस्था बन जाती है युग्मज में, तो ये 16 कोष की अवस्था कहलाती है तूतक, और ये कहलाता है आपका मरूलेशन। तूतक के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मरूलेशन। मरूलेशन के बाद ब्लास्टुलेशन होता है, कोरक भवन, कोरक का निर्माण होता है, कोरक पुटी का निर्माण होता है। और जब कोरक पुटी का निर्माण हो जाता है तो ये जो कोरक पुटी है ये गर्भाशय के अंतः स्तर में, गर्भाशय के अंतः स्तर में रोपित, गर्भाशय के अंतः स्तर में क्या हो जाती है, रोपित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं रोपण। क्योंकि ये जो ब्लास्टूला अवस्था जो आती है, ये इस अवस्था आते ही जो गर्भाशय का जो अंतः स्तर है उसमें इसका रोपण हो जाता है, जिसको बोलते हैं भ्रूण का रोपण या अंतरोपण। भ्रूण का रोपण, इनप्लांटेशन। उसके बाद गर्भाशय के अंतः स्तर में रोपित हो जाता है। रोपित होने के बाद भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का क्या होता है, विकास। और जब भ्रूण का जब विकास होता है तो भ्रूण का विकास होने पर फिर भ्रूण एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है।
और जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण जब शिशु के रूप में जन्म लेता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रसव। क्या कहलाती है प्रक्रिया? प्रसव कहलाती है। तो प्रसव की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर भ्रूण का रोपण हो रहा है गर्भाशय में, कोरक भवन है, मोरुलेशन है और निषेचन है, और आपका क्या हो गया? युग्मक जनन। और यहाँ पर शिशु का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से वास्तव में जो प्रजनन की अवस्था देखी जाए तो युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है, फिर कोरक भवन वाली अवस्था आती है, ये मॉरुलेशन भी आती है, ब्लास्टुलेशन भी आती है। मतलब पूरी ये जो अवस्था होती है वो विदलन होती है, क्लीवेज, मतलब लगातार जो है लगातार जो है इनमें विभाजन होता है, इसको क्लीवेज बोलते हैं, विदलन। विदलन को कहिए क्लीवेज। और जब विदलन होता है तो 16 कोष की अवस्था, तो मोरूला का निर्माण होता है, और फिर उससे ज़्यादा 16 से फिर 64 कोष की जो उससे ज़्यादा अवस्था हो जाती है तो वो कोरक भवन कहलाती है, और वो ब्लास्टूला का निर्माण होता है। ब्लास्टूला बनते ही भ्रूण का रोपण होता है, भ्रूण गर्भाशय के अंतरिक्ष स्तर में रोपित हो जाता है। जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो प्रसव की क्रिया होती है और शिशु जन्म ले लेता है। इस प्रकार से ये जो हमारी प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो आपकी कंप्लीट हुई। अब कल हम फिर से लेके आएंगे आपको एक नया सिस्टम, नया तंत्र। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। थैंक यू।